देखिए, लेकिन इसमें बहुत सारी सीटें नहीं और बड़े महत्वपूर्ण राज्य, अभी यूपी नहीं खुला है 80 सीटों वाला, 42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल वो अभी साफ नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, ये तीनों किसी का भी खेल अभी बना सकते हैं और किसी का खेल भी अभी बिगाड़ भी सकते हैं। तो इसलिए पिक्चर अभी खुल गई है, पिक्चर साफ हो गई, ये बिल्कुल मत मानिएगा। सौरभ जी, देश भी तो देख रहा है ना कि खेल बनाने के लिए कौन लड़ रहा है और सिर्फ बिगाड़ने के लिए कौन लड़ रहा है। भाई आप अपना बनाने के लिए लड़े, हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से कि लकीर बड़ी करो, दूसरे की मत मिटाओ। यहाँ करें किसी तरह खींच के थोड़ा नीचे ले आओ, फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट ना बने। तो इस पर देश, आज का देश इस पर भरोसा करेगा? लेकिन 170 सीटें होती हैं, ये 80 यूपी की, 42 बंगाल की और 48 महाराष्ट्र की। 170 सीटें तो कुछ भी खेल कर सकती है, बहुत बड़ा खेल कर सकती है, पूरी तस्वीर बदल सकती है। और है केवल 3 राज्य। महाराष्ट्र पर कल हम डिटेल में बात करेंगे। आपको बता दें, अभी आपने जो देखा है ये 265 सीटों का सर्वे देखा है। इन बड़े राज्यों की बात आज हम नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो मेक और ब्रेक वाले राज्य हैं, इनका सर्वे क्या कहता है, इन राज्यों की जनता का मूड, यह आपको कल हमारे साथ एक बार फिर जुड़कर देखना पड़ेगा और तब आपके सामने भारत की पूरी पिक्चर जो है वो आपको दिखाई देगी। 278 सीटों का सर्वे, आज 265, कल 278। 278 सीटों का सर्वे कल आपको दिखाई देगा। बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सारे बड़े राज्य ये क्या कहती हैं, यह आपको हम कल दिखाएंगे। इसलिए आज के अभी तक आपने जिन राज्यों का सर्वे देखा, इससे अपने मन में कोई छवि ना बनाइए, क्योंकि कौन जाने बंगाल में ममता बनर्जी कुछ कमाल कर रही हो, क्या अखिलेश यादव 14 और 19 से कोई बड़ा और अलग कोई धमाका उत्तर प्रदेश में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और महाराष्ट्र के अंदर जहां ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा दल कब किधर चला जाएगा, वहां क्या जनता को भी इन दलों ने कंफ्यूज कर दिया। इस पर हम बात करेंगे। अब जल्दी से आप लोगों में कुछ और सवाल? या ठीक है, जो बोल चुके हैं वो नहीं बोलिए। अच्छा, आप बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम ऋचा गौर है। जो हमें सामने ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, क्या लगता है कि बीजेपी ने अब की बार रणनीति में कोई बदलाव किया है? बिल्कुल किया है। आप देखिए, बिहार में बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों के साथ अलायंस कर लिया, महाराष्ट्र में भी छोटी छोटी पार्टियों के साथ अलायंस किया है। तो देखिए, बीजेपी की जो रणनीति है 2019 के बाद, जो आप स्टेट चुनाव में भी और हर जगह देखेंगे, तो बीजेपी का एक जो क्लियर पॉलिटिक्स जो दिखता है कि जो छोटे छोटे ग्रुप है जिनका जनाधार जो है एक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी में होता है, उसके साथ वो अलायंस करते हैं। इसीलिए बिहार में आप देखेंगे वो छोटी छोटी पार्टियां जिनका कुछ क्षेत्रों में आधार है और उनके साथ अलायंस करके। मैं इसको ऐसे पूछ, क्या सहयोगी दलों एलाइंस की ज्यादा जरूरत महसूस इस बार बीजेपी करने वाली है? प्रदीप जी? मुझे नहीं लगता। बड़े अलायंस पार्टनर्स को छोड़ा है, सामाजिक गठबंधन बनाने पर ज्यादा जोर है। कि समाज के अलग अलग तबकों के लोग, जिनकी आबादी में संख्या बहुत कम है, ऐसी पार्टियां, उनके नेताओं को साथ जोड़ा जाए, उससे एक जो है सामाजिक आधार आपका व्यापक। अच्छा, आप करेंगे जी, बोलिए। बैठ जाइए। सर, मेरा ना आप में से कोई भी जवाब देना चाहता है तो आप दे दीजिएगा। आखिर ये पार्टियों का रिश्ता क्या कहलाता है? सास बहू जैसे लड़ने वाली पार्टियां आज लव मैरिज कर बैठी हैं, और क्या मतलब एक तरीके से ये हमें क्या बता रहे हैं कि एक टॉपर को हराने के लिए 10 बच्चे मिलकर चीटिंग कर लें? क्या यही हमें समझाना चाह रहे हैं ये? हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है लोकतंत्र को ऐसे नहीं देखना चाहिए, कम से कम नौजवानों को तो ऐसे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। राजनीति में किसी नेता पर भरोसा बनता है, नरेंद्र मोदी ने वो भरोसा अर्जित किया है, लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों का भी एक तरह से कहें कि उनका अपना अधिकार है, लोकतंत्र ने दिया है, वो साथ में आए, लड़ाई लड़ें, मुद्दों पर लड़ें, ये उनका अधिकार है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इधर से कोई है? अच्छा, आप बोलिए। दीजिए उनको, दीजिए, आपके पीछे। अच्छा, जब तक आप सवाल पूछ रहे हैं, एक मैं सौरभ जी ने कहा था ना कि जो वोट दिया है सिर्फ वही सवाल पूछे। मैं कह रहा हूं अब यहां से जाइएगा तो वोट जरूर दीजिएगा। बोलिए। हेलो। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी बीजेपी यूसीसी और कहीं ना कहीं राम मंदिर को भी क्वाइंट कर चुका है, तो क्या ये सर्वे पे हम उतना ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि अभी भी इस सर्वे के हिसाब से भी देखें तो 300 प्लस तो बीजेपी जा ही रहा है, तो इंडिया महागठबंधन की तरफ फेल ही होगा इस बार भी। और जहाँ तक सर आपने केजरीवाल की बात की थी, तो मैं उसे भी ऐड कर लेता हूँ। सर, केजरीवाल पे अब कितना ट्रस्ट किया जाए? वो तो कहते थे कि मैं वैगन आर से चलूँगा, उनके एक मुख्यमंत्री चलते हैं सर लैंड क्रूजर से, जो 3.5 करोड़ की गाड़ी है। तो क्या कहा, क्या कहना चाहते हैं कि इसमें यूसीसी राम मंदिर का वोट जुड़ेगा तो ये बढ़ना चाहिए, और या बन रहे क्या राम मंदिर और यूसीसी के
हाँ ठीक है, ये मतलब वही ठीक। अच्छा, सब क्या राम मंदिर का मुद्दा, यूसीसी का मुद्दा, इससे और वोट बढ़ेगा बीजेपी का? संजीव जी। नहीं, मुझे लगता है राम मंदिर और यूसीसी का मुद्दा से जो बीजेपी का काडर है, जो बीजेपी का सपोर्ट बेस है, जो उनका एक हिंदुत्व विचारधारा का वोट है, वो और कंसोलिडेट होगा। मेरे ख्याल से कोई नया वोटर उसकी वजह से ऐड होगा। ये तो जो पाले खिंचे हुए हैं इस तरह के मुद्दों पे, वो और पक्का होते हैं, और निष्ठा के साथ काम करते हैं, और जोश और ऊर्जा के साथ काम करते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इस अगले इलेक्शन में अयोध्या के मुद्दे से ज़्यादा यूसीसी का मुद्दा हावी हो सकता है, क्योंकि अयोध्या का मुद्दा एक तरह से पीक कर चुका है। उसकी इतनी चर्चा हो रही थी, फाइनली मंदिर बन जाएगा तो उस पर कोई नया वोट आ जाए या नई उस पर ऊर्जा आ जाए, इसकी संभावना कम लगती है। बट अगेन, ये सब मेरा व्यू, किसी और का व्यू, सबके अलग हो सकती है, तो अपने अपना कयास है। नमस्कार सर, मेरा नाम रितेश है और एक नया फैक्टर है, उसकी बातें बहुत दिनों से चल रही हैं, लेकिन अगर वो आ जाता है गेम के अंदर तो वो भी एक पोलराइजेशन मुद्दा है। वो एक्चुअली तो घुमा फिरा के हम इनका कुछ भी कहें, है तो ये हिंदुत्व के मुद्दे, तो उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। बट क्या नया वोटर उससे जुड़ता है उनके साथ? मुझे नहीं लगती इसकी संभावना ज्यादा। सर, पूरे भारत में भाजपा एक डायनामिक पर्सनैलिटी है, फिर तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा शून्य पे क्यों रुक जाती है? चुनाव जीतने के लिए ना सिर्फ पार्टी का होना जरूरी नहीं होता है, गठबंधन वो भी चाहिए, संगठन चाहिए, वहाँ पे लोकल कार्डर चाहिए, वो आपको चुनाव जिता के देती है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी वो उस तरह का संगठन नहीं बना पाई है। तेलंगाना में भी थोड़ी बहुत कोशिश की है और उसका फायदा भी दिख रहा है। तमिलनाडु में भी वही हाल है, हालांकि तमिलनाडु में बीजेपी मेहनत जरूर कर रही है। तो इन सब राज्यों में जो साउथ की स्पेशली, वहाँ पे बीजेपी अपने लिए एक संगठन नहीं बना पाए। जिस दिन संगठन बना लेगी, नेता उनके पास है, चुनाव जीतने लगेगी। प्रदीप जी, खासकर केरल और तमिलनाडु, इनके बारे में देखिए, ऐसा है कि नेशनल लीडरशिप किसी पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कोई किसी पार्टी की, वो स्टेट इलेक्शन में आइसिंग ऑन द केक होती है। आपके पास बेस होना चाहिए। आपको ग्रेस मार्क अगर 40% पे पास है, 38 मिला है तो ग्रेस मार्क मिलेगा, लेकिन आपको 2 नंबर मिला है तो ग्रेस मार्क तो नहीं मिलने वाला। तो उसी तरह से राज्य की के संगठनों का होता है कि वो कहाँ तक ले आए हैं पार्टी को, उसको जो है एक तरह से कैटलिस्ट का काम और उसको बढ़ाने का काम नेशनल लीडरशिप करती है। अगर नरेंद्र मोदी 10% वोट बढ़ा भी दें और आपका वोट परसेंट 20% पे 8% पर है तो कितना जाएगा? तो उसमें जो है सीट में वो कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिखाई देता। वही स्थिति दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की है। ये चलें जल्दी से एक आध सवाल और लेंगे। मेरा नाम अंकुर त्रिपाठी है। जो अभी हम लोकसभा के जो हम यहाँ पे सर्वे देख रहे हैं, क्या हम इसको टेस्ट मैच समझ सकते हैं 2024 के इलेक्शन का? ये अभी का माहौल है, इसको टेस्ट मैच और सेमीफाइनल मुझे नहीं पता। ये अभी का माहौल है, ये अभी का माहौल है। हो सकता है 2 महीने बाद कुछ और माहौल हो। हेलो नमस्कार सर, मेरा नाम साक्षी है। सर, मेरा सवाल आप सबसे है। सर, आप सभी जब जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन है और राम मंदिर का भी निर्माण शुरू होने वाला है, इनॉग्रेशन 2024 जनवरी में ही है। सर, क्या राम मंदिर एक गेम चेंज करेगा? समीर जी। देखिए, राम मंदिर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है, सत्ता में रहे चाहे नहीं रहे। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बेनिफिट का काम रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो हिंदुत्व के कार्यकर्ता है, जो चाहते थे सालों से कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बार राम मंदिर बनना चाहिए, तो अब जब राम मंदिर बन गया है तो निश्चित रूप से देश भर में जो कार्यकर्ता है वो संगठित होंगे, उत्साहित होंगे और वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा फर्क पड़ेगा। चलिए लास्ट सवाल बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम अरियंत है। 2024 के जनरल इलेक्शन में भाजपा अपने 10 साल के कार्यकाल के दम पर वोट मांगेगी या कांग्रेस के 66 साल की नाकामियों के दम पर? नहीं, निश्चित तौर पर नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे अच्छा लगा कि जवाब इन्होंने पूछा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के काम पर ही वोट मांगेंगे, लेकिन जब राजनीतिक तौर पर इस पर सवाल उठेंगे तो कांग्रेस शासन काल के कामों की तुलना भी करेंगे, अपनी ताकत भी दिखाएंगे, उनकी कमजोरी भी दिखाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।